स्टूडेंट्स, 7वीं कक्षा में हम सरल समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास 4.1 प्रश्नावली चल रही है। 4.1 प्रश्नावली के 3 तक सवाल कल हमने देख लिए थे। सवाल नंबर 4 देखो, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। आपको समीकरण बनाना है, ये कुछ कथन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे बहुत ही आसान सा है, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। देखो मैं यहाँ पे कथन लिखता हूँ, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो इसके लिए आपको समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के लिए दो संख्या दी गई है हमें। ये x भी एक संख्या है, यहाँ पे x भी एक संख्या है, दूसरी संख्या हमारे पास 4 है। इन दोनों का योग का मतलब प्लस है, 9 आना चाहिए। तो दोनों को योग में ले लो, बराबर लगा के 9 कर दो। यदि अंतर की बात करता तो यहाँ माइनस में ले लेना है। तो यहाँ पे केवल इतना ही करोगे, x + 4 = 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग एक दूसरा कथन आप लोग स्वयं बनाएंगे। जैसे 9 में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। 9 में से 2 घटाने पर y में से 2 घटाने पर, तो y - 2 = 8 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा भी ऐसा है, 1 का 10 गुना 70 है, तो 1 × 10 = 70 लिख दोगे। आप चौथा कथन देखिए, संख्या b को, कथन लिख रहा हूं मैं, संख्या b को 5 से गुणा करके, संख्या b को 5 से भाग है। संख्या b को 5 से भाग देने पर शेष फल भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। ये कथन है। आप कथन को आराम से देखिए, संख्या b को 5 से भाग देना है, तो हल b संख्या है, इसमें 5 का भाग लगा दो। देने पर प्राप्त क्या होता है? 6। तो जो प्राप्त होता है वो बराबर लगा के लिख दो। बस इसी तरह से इसमें एक अंतिम सवाल देखो, यदि आप z के 1/3 में, अंतिम सवाल है इसमें 9वां सवाल, बाकी आप स्वयं कर लोगे, बहुत ही सरल कथन है। यदि आप z के मैं यहाँ पे कथन लिख रहा हूँ, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें तो आपको 30 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखो इसको, यदि आप z के, तो z की बात हो रही है, z के 1/3 z गुणा 1/3, z का 2/3 है तो गुणा 2/3, z का 1/4 हो तो 1/4। कथन के अनुसार हमें लिखना है, तो z गुणा 1/3 यानी 1/3 में 3 जोड़ दो +3, तो आपको 30 प्राप्त होता है। वो इधर लिख दो। अपना समीकरण बन गया। z 1 से गुणा होगा, क्योंकि ये ऊपर माना जाता है, इसके नीचे 1 कर सकते हो, तो z/3 + 3 = 30। ये आपका उत्तर। इस तरह से पहला जो सवाल था ये हमारे पास ऐसा ही था कि इसमें केवल आपको समीकरण बनाने हैं इन कथनों की सहायता से। अब देखो समीकरण बने हुए, 5वां सवाल इसके विपरीत दे दिया है। 5वां सवाल है, उसमें समीकरण तो बने हुए हैं, लेकिन आपको अपनी इच्छा से अच्छा सा एक कथन बनाना है उसका।
तो दिए गए समीकरणों की सहायता से कथन बनाइए। जैसे पहला है p+4 बराबर 15। इसमें कथन अपनी मर्जी से बनाओगे, यहाँ पे कथन लिख दो। संख्या p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, ऐसे खत्म बन जाएगा, प्राप्त होता है। इसी तरह से जैसे मैं एक खतन और बताता हूँ आपको, जैसे 5वां खतन है इसमें 3m/5 = 6 है। इसका खतन बनेगा तो संख्या तीन व m के गुणनफल में यहाँ जानना 3 व m को गुणा किया गया है, 3m आ गया, फिर 5 का भाग लड़े तो गुणनफल में 5 का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। इस तरह से ये खतन होंगे हमारे। तो आप इन खतनों का निर्माण कर सकते हो। ये हमारे पास हो गए 5 सवाल। प्रश्नावली 4.1 का अंतिम सवाल बचा है। इसमें बाकी जो बच रहे हैं ना 8 सवाल है, इसमें 8 खतन आपको बनाने हैं। छठा सवाल है निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाना है, केवल समीकरण ही बनाना है, उसका हल नहीं देना है। जब आपसे कहें समीकरण बनाकर हल कीजिए तब आपको हल करना है, या संख्या प्राप्त कीजिए या उसकी आयु ज्ञात कीजिए तब आपको समीकरण को हल भी करना है, वो आगे आएंगे। तो देखिए इसमें छठा सवाल है निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। पहला है इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। इरफान के पास टोटल 37 कंचे हैं। परमीत के कंचों की संख्या को m लीजिए। तो सबसे पहले इरफान की बात हो रही है। इरफान के कंचों की संख्या दे रखी है आपको 37 है, और यहाँ संकेत में दिया भी है माना, परमीत का मानना है आपको, माना परमीत के कंचों की संख्या खतन के अनुसार ही लेना है, हमें m के लिए बोल रहे हैं तो m लेना है। अब यहाँ पे देखना अच्छी तरह से, इरफान कहता है कि उसके पास, इरफान अपने बारे में कह रहा है कि मेरे पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं m, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है, 5 गुने से 7 अधिक है। तो सवाल की शर्त में लेंगे, इरफान कह रहा है कि परमीत के पास जो भी कंचे हैं उनका 5 गुना, तो 5 गुना परमीत के पास m है, से भी 7 अधिक है, प्लस का 7। ये इरफान की कंचे हैं कि परमीत के कंचों से 5 गुने से भी 7 अधिक है, तो 5 गुना कर दो प्लस 7 अधिक कर दिया, बराबर 37, बराबर हो जाएंगे 37, या फिर 5m + 7 बराबर 37। ये इसका आंसर, केवल समीकरण बनाना है, हल नहीं करना है। उसके बाद में अगला सवाल देखिए, दूसरा, इसमें ये पहला था, दूसरा, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। यहाँ मैं लिख देता हूँ लक्ष्मी के पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु लिख लो।
49 ईयर्स। अब उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लड़की की आयु से तुलना हुई है तो लड़की की आयु को मानना है, जबकि सवाल में ये दिया गया है हमें लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लेना है आपको। तो यहाँ पे माना लक्ष्मी की वर्तमान आयु y वर्ष। सवाल की शर्त में लेंगे हम उनकी आयु मतलब लक्ष्मी के पिता की बात हो रही है, लड़की की आयु के 3 गुने से, लड़की की आयु के 3 गुने से, लड़की की आयु y थी, इसका 3 गुना करेंगे तो 3 गुना y, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, प्लस 4 कर दो। ये हमने यहाँ पे लक्ष्मी के पिता की आयु मानी है, पिता की आयु का समीकरण बना रहे हैं हम। तो पिता की आयु बराबर कितनी है 49, 3y प्लस 4 बराबर 49, ये आपका समीकरण बन जाएगा। इसी तरह से फिर इसमें तीसरा सवाल है हमारे पास। तीसरा सवाल देखें अब। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, कि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। यहाँ पे न्यूनतम अंक से तुलना की गई है तो न्यूनतम अंक को हम मानेंगे। दोबारा सुनिए, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें, तो ये छठे का हमारे पास तीसरा सवाल है। प्राप्त किए गए न्यूनतम प्राप्त किए गए अधिकतम अंक दे के, अधिकतम अंक बराबर 87। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक बराबर 87 है। अब देखो यहाँ पे माना, इसमें दिया गया उसी को मानना है। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए, L आपको लेना है। माना न्यूनतम अंक है बराबर L। सवाल की शर्त में ले लो इसको, अधिकतम अंक की बात हो रही है कि अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना, न्यूनतम अंक का दुगुना, अधिकतम अंक की हो रही है तो न्यूनतम अंक का दुगुना, तो 2 गुना न्यूनतम अंक, दुगुना धन 7 है, दुगुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। दुगुना धन 7 है, धन यहाँ पे प्लस की ओर है, दुगुना धन 7 है, दुगुना धन, धन यहाँ पे प्लस है। देखो दुगुना धन 7 है, धन यहाँ प्लस को माना गया है तो दुगुना तो कर ही दिया, प्लस 7 है, अधिक है, कहने का मतलब अधिक है। बराबर आप 87 लिखोगे तो ये बन जाएगा 2L प्लस 7। ये वो धन नहीं है जो हमारे पास रुपए पैसे, वो नहीं है, दुगुना धन, धन यानी प्लस है, बराबर 87। अंत में एक सवाल बचा है इसमें, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये एक हमारे पास कोई त्रिभुज है,
ये आधार कोण कहलाते हैं, ये शीर्ष कोण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें ये दो भुजा समान है, ये दो भुजा समान है, तो ये दोनों कोण समान होंगे, कारण समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी हमेशा समान होते हैं। तो इस भुजा के सम्मुख कोण ये है और इस भुजा के सम्मुख कोण ये दोनों समान रहेंगे। तो दोबारा सुनिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है। चौथा है आधार कोण का दोगुना, और प्रत्येक आधार कोण है, यहां समद्विबाहु लिख दो, समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण की माप 20 डिग्री दी है। सवाल की शर्त उसके दोनों कोण बराबर है आधार के कोण, तो यहाँ नीचे दो ये बी दिया है एक, तो दूसरा भी बी होगा, ये बी है तो ये भी बी है, इसको हम लोग मान लेंगे सवाल की शर्त में। तो बी प्लस बी हो जाएगा, ये तो आधार कोण समान है। और शीर्ष कोण इसका प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। आधार कोण ये था हमारे पास बी, इसका दोगुना ये शीर्ष कोण हो, तो तीनों कोण हो गए बी बी, ये दोनों आधार कोण हो गए, और ये फिर 2b हो गया शीर्ष कोण। ये आधार कोण का दोगुना है तो दोगुना कर दिया, बराबर होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम इनको जोड़ लेंगे, तो b में जोड़ा तो 2b हो गए, 2b में 2b और जोड़ेंगे तो 4b बराबर 180 डिग्री। इस तरह से ये हमारी 4.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। कल हम 4.2 पढ़ेंगे।